हेलो। एक बार ऑडियो और वीडियो बता दीजिएगा, क्लियर है तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मिडिवल इंडिया वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो चुका है। हमने 3 क्विज सेक्शन भी हमने डिस्कस किए थे। उसके अलावा और बहुत सारी क्विजेस मैं पोस्ट कर दूंगा आपके ऐप में, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी में कोई डाउट होगा तो हम डिस्कशन ले लेंगे। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपका, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबको ये कहानी पता है थोड़ी रफ, ठीक है। मंजिल पता है, क्या पता क्या हुआ था, ये सबको एक आइडिया है। बट जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या एफर्ट लगे लोगों के, उसके बारे में डेप्थ में हम पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप पीसीएस की बात कर लीजिए, आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, इवन आप स्टेट स्पेसिफिक कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बी ग्रेड सी ग्रेड कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सब में आपका ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो इसको हम काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनके नाम ये देखिए, भगत सिंह है, भगत सिंह आएंगे आपके, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है। उसके अलावा इन्फिनाइट नंबर ऑफ हमारे अलग अलग पर्सनैलिटीज आएंगी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेरीज हो तो ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी का नंबर है, मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है, पूछ लीजिएगा। देखिए, ये आपके सोर्सेज की बात करें तो जो सोर्सेज आपने रेफर करने हैं वो ये सोर्सेज हैं। इन्हीं सोर्सेज की हेल्प से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक स्पेक्ट्रम है जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आपके एमसीक्यू पर्पस से बहुत काम आती है बुक। इसमें शॉर्ट समराइज तरीके से समरी दे रखी है। ये मेंस आंसर लिखने वाली सेकंड जो बुक है, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो बड़े बड़े आंसर लिखने हैं, जिसमें पूरी कहानी गाने वाने सब लिखने होते हैं, जिसमें लिखने में हालत खराब हो जाती है, वो सब आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा वाली। उसके अलावा एक और बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अभी कोई बुक नहीं उठानी है जब तक मैं पूरा कंप्लीट ना कर दूं। जब मैं कंप्लीट कर दूं पूरा, उसके बाद आप एक समरी के रूप में स्पेक्ट्रम उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कंसाइज्ड नोट है। और प्रीलिम्स जिनका हो जाएगा, उसके बाद हम मेंस के आंसर राइटिंग के टाइम अगर स्टार्ट रहेगा बैच, तब हम इसके बुक से स्पेसिफिक हम आप रिवीजन कर सकते हैं, या इस बुक के स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन तब हम डिस्कस करेंगे, यानी आफ्टर प्रीलिम्स। सो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स मैं दूंगा उसी पे आपने फोकस करना है। जब एक बार खत्म हो जाएगा आपका लेक्चर, फिर आपको ये बुक पढ़नी है, सिर्फ ये बुक। प्रीलिम्स निकल गया तो उसके बाद ये वाली बिपिन चंद्रा आपने उस पर फोकस करना है। यहाँ तक कोई भी डाउट? कंटेंट की बात करें तो देखिए, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका हिस्ट्री का। और इसमें से बहुत सारा आपका पार्ट पॉलिटी में भी कवर हो चुका होगा, या नहीं भी होगा तो ये दोबारा कवर होगा पॉलिटी में भी आपका। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, मॉडरेट क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, ये सारा पार्ट आपका तब पॉलिटी में भी सेम पार्ट है, हिस्ट्री में भी सेम पार्ट है। तो हमको बहुत सारा, स्टार्टिंग फ्रॉम मुगल्स, यूरोपियन यूरोपियन का एक्सपेंशन कैसे हुआ, जो फिरंग आए यानी अंग्रेज या ब्रिटिशर्स आए, वो कैसे इंडिया में आके उन्होंने पूरा एरिया कैप्चर किया, कैसे इंडिया के कल्चर को, ट्रेडिशन को, सब चीज़ों को चेंज किया, ये सारा चीज़ें पढ़नी है हमने। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, रिवॉल्ट क्यों हुआ 1857 का, 1857 के बाद क्या इफेक्ट आए, तो ये सारा हमारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, काउंसिल एक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस टोटल उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने, इनको ट्राई करने की कोशिश करिए। पूरे थ्रू आउट हमारे लेक्चर में हम डेली दो दो पाँच पाँच क्वेश्चन और उसके अलावा बहुत सारी क्विजेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना। एक सैंपल क्वेश्चन है
कि किन ने बॉम्ब फेंके थे, किन लोगों ने बॉम्ब फेंके थे सेंट्रल असेंबली नई दिल्ली में अप्रैल 8 1929 में? ए भगत सिंह, बी बटुकेश्वर दत्त, सी राजगुरु, डी बोथ ए एंड बी अबव। सो तालो कह रहे राजगुरु ने फेंका था और मेजर कह रहे भगत सिंह ने। और इसके अलावा कोई आंसर देना चाहता है इसका? सैंपल क्वेश्चन है, गलत भी हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। एक बार ट्राई करके तो देखिए, सब लोगों ने देखा हुआ है, मूवीज में देखा हुआ है, भगत सिंह के नाम से सब लोग फेमिलियर हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे जाते हैं। भगत सिंह के नाम पे तो लगभग सबको श्योरिटी है, लेकिन भगत सिंह क्या अकेले थे? उनके साथ कोई था या नहीं था? क्या उनके साथ राजगुरु थे या बटुकेश्वर दत्त थे? तो उनके साथ इस पूरे बॉम्ब वाले एपिसोड में बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे आपको एग्जामिनर या पेपर में कंफ्यूज किया जाता है कि हमको भगत सिंह पता है, भगत सिंह देखते ही हम लोग आंखों में वो ग्लिटर आ गया, चमक आ गई कि हमको ये आंसर पता है। बट जो माइन्यूट डिटेल है कि बटुकेश्वर दत्त भी साथ में थे। मूवी जिन्होंने भी देखी होगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी या किसी ने भी, तो दो लोग थे भगत सिंह के साथ, एक और लोग थे, वो बटुकेश्वर दत्त थे। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। तो ऐसे कंफ्यूज किया जाता है आपको। ठीक है, और राजगुरु नहीं थे। राजगुरु प्लस भगत सिंह प्लस सुखदेव, ये सांड्रस की जो किलिंग हुई थी उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लियरिटी है आपको, इसका आंसर डी होगा। अब एक और ऐसा ही सैंपल क्वेश्चन है कि डांडी मार्च जो गांधी ने लिया था, वो क्या था? कोई रूटीन मार्च था, क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का पार्ट था, या कांग्रेस की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक मार्च रखा था गांधी जी ने? तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस चीज का पार्ट था। इंपॉर्टेंट है आपका डांडी मार्च। ट्राई करिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी हुई हैं कहीं ना कहीं, आप लोगों की जो पॉपुलर कॉन्शियस मेमोरी में है, आप सबको पता है डांडी मार्च गांधी जी ने करी थी। सो मेजर कह रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का उगम सी, तालो सी, मिहिन सी। इसके अलावा कोई और ट्राई करना चाहेगा? सो अब एक फैक्ट, जो एक रियलिटी कि हम सबने डांडी मार्च का नाम सुना है, हमने गांधी जी के बारे में भी सुना है, बट जो माइन्यूट डिटेल है जिसमें हम गलती करते हैं, जैसे मेजर ने बोला क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है, बट वो क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट नहीं था। जिन्होंने भी सी बोला उनका आंसर सही है। तो पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी है, बट जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको इस पूरी सीरीज में आपको पता चलेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, नाम सब फेमिलियर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि मुगल एम्पायर इंडिया में था, एंड लास्ट हमने पढ़ा था कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है इन 1707 में। इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस लेक्चर, अदरवाइज ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, और रेस्ट एश्योर्ड ये लेक्चर आज रात को ही जो भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सेम एज इट इज जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस बार मॉडर्न इंडिया में सारा जैसे ही मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप लिखना चाहते हैं शॉर्ट में तो लिख सकते हैं, वो जब आप दोबारा नोट्स को विजिट करेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा। औरंगजेब, आपको ये क्लियरिटी होगी कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और एट द सेम टाइम हमने जो लास्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा था वो था मराठा एम्पायर।
ओके, तो उस देखिए मॉडर्न सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे नहीं आपने पढ़ना है कि सर ने आज लेक्चर पढ़ा दिया तो 2 दिन बाद हम कर लेंगे। एक मिडिवल से द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम मिडिवल आर लेस एज़ कंपेयर टू द मॉडर्न। मॉडर्न इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो मॉडर्न को आपने डे टू डे और मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है। तो इसलिए मॉडर्न डिले नहीं करना है, जितना जल्दी और जितना आप साथ में चल सके लेक्चर के उतना कोशिश करनी है। मिडिवल नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न अगर आप यहाँ से भी पढ़ेंगे तब भी आपको सारी क्लियरिटी रहेगी। सो हमने पढ़ा था, देखिए ये मुगल एम्पायर है, ये ऑरेंजिश वाला पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये मराठा एम्पायर है। नीचे मैसूर है, उसके अलावा छोटे और बहुत सारी एम्पायर्स हैं। ये है इंडिया इन 1709। एंड 1715 तक देखिए सारी सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पे जो छोटी सी मराठा एम्पायर थी वो पूरे एरिया को कैप्चर कर चुकी है। बंगाल यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुका है, हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो चुका है, मैसूर इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके अलावा सिंध, कच्छ, सिख सब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मुगल्स का एरिया देखिए कितना छोटा हो गया है। तो मुगल्स जो एक टाइम को अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते थे और थे भी, वो एक बहुत छोटी सी एरिया में जाके कंसाइज छोटा सा एरिया उनके कंट्रोल में। तो ऐसा क्या हुआ इन द पीरियड 40 टू 45 ईयर्स में कि सारा कुछ चेंज हो गया। अब दोनों मैप्स को कंपेयर करिए, देखिए सारा मुगल एम्पायर है, सारा ग्रीनिश पार्ट है एंड इसमें देखिए ऑरेंजिश पार्ट। उसके अलावा ये जो लोग हैं, ये आपको इस साइड दिख रहे होंगे, पोर्तुगीज दिख रहे होंगे, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये सारे लोग भी आपके इंडिया में उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए। सो ये चेंजेस क्यों हुए, कैसे हुए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दो पावर जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मुगल एम्पायर जो कि डिक्लाइन में था एंड एक मराठा पावर जो कि राइज में था। देखिए यहाँ मराठा पावर, अब दोनों का ऑरेंज वाला पार्ट देखिएगा। ऑरेंज वाला पार्ट इस मैप में स्मॉल पोर्शन है, इस मैप में देखिए कितना ज्यादा एरिया हो गया। एंड अब ग्रीन पार्ट को कंपेयर करिएगा, ये ग्रीन पार्ट है एंड देन ये यहाँ पे छोटे से एरिया में स्कैटर हो गया। सो ये 50 इयर्स जो पास ऑन हुए, ये दो तीन इंपॉर्टेंट स्टोरी आप लोगों के लिए प्ले करती है। एक, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। सेकंड, मराठा एम्पायर का राइज। इसके अलावा इस मैप को आराम से देखिए, आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, इस मैप से और इस मैप में, दोनों को मैप को आसान तसल्ली से देखिए और बताइए क्या डिफरेंसेस आए हैं दोनों में। टेक योर टाइम, 15 सेकंड लीजिए, दोनों मैप्स को देखिए क्या डिफरेंसेस है दोनों में। ओगम कह रहे हैं ड्रास्टिक डिक्लाइन इन मुगल एम्पायर। उसके अलावा डाइवर्सिटी इन रूलर्स, ओगम मेजर कह रहे हैं डाइवर्सिटी इन रूलर्स, ओगम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरिया। सो देखिए ये चेंजेस इस एरिया में आप देखिए कितने प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, उसके अलावा बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स, अगर हम एक प्लेयर और मान ले तो 4 प्लेयर्स। सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं, 4 पावर्स हैं। इसमें देखिए आप, जो ओगम कह रहे हैं या जो मेजर कहना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 20 प्लेयर्स आ चुके हैं। सो दोनों मैप को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मराठा एम्पायर ने एक्सपेंड किया है, बट
जितना एरिया मुगल एम्पायर के पास था उतना एरिया एक्सपेंड नहीं कर पाया था मराठा एम्पायर। उसकी बजाय बहुत सारे छोटे-छोटे आपके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टेट आ गए, जैसे हैदराबाद, बंगाल, गोरखा, अवध, ये सारे आ गए। क्लियर? इसमें कोई डाउट? यानी रूलर्स के नंबर इंक्रीज हो चुके हैं। और ये रूलर्स के नंबर इंक्रीज इसलिए हुए हैं क्योंकि हुआ क्या कि मुगल एम्पायर ब्रेक हुआ तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट एम्पायर बना लिए। तो इंडिपेंडेंट एम्पायर बहुत सारे जनरल्स हो गए, वॉइसरॉय हो गए, उन सब ने अपने इंडिपेंडेंस एम्पायर बना लिए। एंड एट द सेम टाइम मराठा एम्पायर भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। सो ये दो फैक्टर क्लियर हैं आपको, इसमें कोई डाउट? यही इंडिविजुअल जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यही एक्चुअल में इनिशियली ब्रिटिशर्स इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल। सबसे पहले बंगाल पे आएंगे कब्जा करने, फिर उसके बाद अलग अलग एरिया अवध पे कब्जा होगा। सो इनिशियली जो ब्रिटिशर्स है वो इन्हीं इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल पावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, रादर देन डायरेक्टली फेस करने के मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर को। ये इंडिपेंडेंट रूलर इनके टारगेट थे। सो अब हम 1707 यानी लास्ट औरंगजेब के बाद से समझने की कोशिश करते हैं। सो 1707 में देखिए आपके छत्रपति शाहू महाराज। छत्रपति शाहू महाराज के बारे में मैंने बताया था कि औरंगजेब ने इनको कैप्चर करके रखा था इस अपॉर्चुनिटी के तहत कि इनको हम कभी ना कभी बाद में यूटिलाइज करेंगे। और जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उस टाइम तक महारानी ताराबाई एज अ रीजेंट रूलर शिवाजी सेकंड की रीजेंट रूलर बन के मराठा एम्पायर पे रूल कर रही थी। जब औरंगजेब ने सारी पावर लगा दी तो औरंगजेब उसके बावजूद भी जब मराठास को कैप्चर नहीं कर पाया तो औरंगजेब ने डिसाइड किया कि जो आपके शाहू महाराज है उनको रिलीज किया जाएगा। एंड शाहू महाराज की लड़ाई ऑब्वियस है ताराबाई से होगी। क्यों? क्योंकि ताराबाई ये क्लेम करती थी कि मैं रूल कर रही हूं मराठा एम्पायर के बिहाफ पे। एंड शाहू एक लीगल हायर थे क्योंकि छत्रपति लास्ट छत्रपति के सन थे। तो दोनों के टसल में औरंगजेब सोच रहे थे कि उनका फायदा हो जाएगा। दोनों की लड़ाई में कौन वीक हो रहा है? ये भी मराठा है, ये भी मराठा है। तो मराठा वर्सेस मराठा की लड़ाई में कोई भी जीते, वीक कौन होगा? मराठा होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को कि मराठा वर्सेस मराठा की लड़ाई करने के लिए ही शाहू को रिलीज कराया औरंगजेब ने। सो औरंगजेब की डेथ हो गई, बहादुर शाह आ गए। ये पॉलिसी ऐसी ही रही, दोनों के बीच में शाहू और ताराबाई के बीच में टसल होता रहा। एंड शाहू फाइनली जीत जाते हैं। एंड शाहू की जो हेल्प करते हैं वो है उनके प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ यहाँ से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अब शाहू महाराज की प्रोमिनेंस या जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। सीरीज ऑफ जो पेशवाज है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पहले विश्वनाथ, देन बाजीराव फर्स्ट, देन बालाजी बाजीराव, देन पेशवा माधवराव। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टाइम पीरियड के बाद। रादर देन शाहू, शाहू बैक में चले जाते हैं। सारी पावर किसके अंडर में आ जाती है? बालाजी विश्वनाथ के अंडर में। एंड जो महारानी ताराबाई हैं वो भी एक स्मॉल एरिया में रूल करती रहती हैं। तो शाहू टोटल एम्पायर के हेड, उनके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। एंड एक छोटे से एरिया पे रूल कर रही हैं ताराबाई। ये है आपका मराठा एम्पायर उस टाइम की सिचुएशन। इसके बाद शाहू अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे 1750 तक एज किंग। लेकिन ये आपके पेशवास बदलते जाएंगे। तो कुल मिला के सारी पावर पेशवास कंट्रोल करते थे। मराठास के पावर स्ट्रक्चर में
पेशवा प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भी मूवी देखी है, तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि देखिए शाहू को जीतने में सारी हेल्प पेशवा ने की। पेशवा ने आर्मी से लेके टैक्टिकल सपोर्ट सारी चीज़ें बालाजी विश्वनाथ ने प्रोवाइड की। तो बालाजी विश्वनाथ ने जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, तो जब शाहू बन भी गए राजा, तो सारी पावर एक्चुअल में किसके हाथ में आ गई? बालाजी विश्वनाथ के। इनको बहुत स्पेशल पोजीशन दी शाहू ने एंड सारी चीजें एक्चुअल में डायरेक्टली कंट्रोल करने लगे बालाजी विश्वनाथ। ये इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ही कह लीजिए आप, या मिलिट्री जनरल कह लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए, सारी पोस्ट के हेड यही थे। जैसे मूवीज में भी मैंने बताया आपको, जो बाजीराव वाली मूवी थी, बाजीराव मस्तानी में, उसमें जो रणवीर सिंह का रोल है वो पेशवा वाला रोल है। तो पेशवा इक्विवेलेंट है आपके प्राइम मिनिस्टर से। सो एक जगह पे एट वन प्लेस वहां मराठास की ये पॉलिटिक्स चल रही है, एंड एट द सेम टाइम मुगल्स में क्या हो रहा है, आपका मुगल्स में अब नया टर्म यूज कर रहा है हिस्टोरियन ने, और वो जो टर्म है वो लेटर मुगल्स यूज किया है, क्योंकि जो मुगल्स अभी तक थे वो पावरफुल थे, उनको एक अलग आइडेंटिटी दी गई है, और एक डिवीजन करके नए मुगल्स को लेटर मुगल्स बोला गया है, क्योंकि ये वीक सक्सेसर थे। ये एग्जिस्ट तो करते थे, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, बट ये कम एरिया पे रूल करते थे एंड उतने पावरफुल नहीं थे। सो फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, आपके जो रूलर्स हैं उनको मुगल्स कहते हैं, एंड औरंगजेब के ऑनवर्ड्स जितने भी रूलर्स हुए, मुगल रूलर्स जो वीक रूलर्स थे, उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। सो दो प्लेयर्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे इस पूरे उसमें। फ्रॉम 1700 ऑनवर्ड्स आपके दो प्लेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फर्स्ट मुगल्स, देन मराठास, एंड इसके साथ साथ आपके फॉरेनर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरेनर्स की स्टार्ट करेंगे कि पहले सबसे पहले पोर्टुगीज आए, देन उसके बाद आपके डच आए, देन ब्रिटिशर्स आए, देन फ्रेंच आए। तो उनका जो अराइवल है उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो आपकी सारी चीजें डिसाइड करेंगे, एंड इनके साथ साथ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। सो एक जो लैंड पे पॉलिटिकल वॉरफेयर या गेम चल रहा था, उसके जो 4 प्लेयर हैं, मेन की प्लेयर, जिनके ऊपर सारे अगले आपके 100 साल 150 साल डिसाइड होंगे, डिपेंड होंगे, वो ये 4 प्लेयर हैं। इंडिपेंडेंट किंगडम्स, मुगल्स, मराठास, उसके अलावा फॉरेन प्लेयर्स। फॉरेन प्लेयर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिटिशर्स, देन फ्रेंच ने। तो आप लोगों को जो कोर्स है उसके 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं के अराउंड बेस्ड है नेक्स्ट 100 ईयर लगभग। आफ्टर दिस 100 ईयर हमारा नेशनल मूवमेंट चालू होता है। नेशनल मूवमेंट के अगेन प्लेयर आपके इंपॉर्टेंट हो गए कांग्रेस, उसके अलावा आपके कांग्रेस के डिविजन्स हो गए। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो इनिशियल 100 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ हमको राजाओं के बारे में पढ़ना है, 100 से 150 साल के अंदर। और ये आपके प्लेयर्स हैं। यहां तक कोई भी डाउट किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आज ये फर्स्ट क्लास है, आपका बेस बनाना है मेरे को मॉडर्न इंडिया के लिए। पार्टिसिपेट करिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। तो 4 प्लेयर्स में कोई डाउट है? अब आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि इन चारों प्लेयर्स में से सबसे जो स्ट्रांग है, या विनर विनर कौन होगा? विनर विनर चिकन डिनर किसको मिलेगा? क्या वो मुगल्स होंगे, इंडिपेंडेंट किंगडम, मराठास, या फॉरेनर्स? एट द एंड मेजर कह रहे मराठास, ओगम कह रहे फॉरेनर्स, तालो कह रहे हैं ब्रिटिशर्स। सो एट द एंड सक्सेस होगी ब्रिटिशर्स की, देन ब्रिटिशर्स के साथ हमारी टसल होगी, एंड एट द एंड इस वक्त मराठास के अंदर सारी पॉसिबिलिटी दिखती थी मेजर। अब आप ध्यान से समझिए, इन मैप्स को देख के
एक चीज बहुत सारे हिस्टोरियन को लगता था या एनालाइज जब करते थे, तो उनका ये मानना था कि मुगल्स के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे जिनको रूल करना चाहिए था वो था मराठा। 1750 के मैप से 100% यही आप लोगों को पता चलता है। हाँ मेजिन, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट 7 ईयर के बाद ही मराठा के सारे सपने टूट गए। मराठा एम्पायर एकदम बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, और जिस पॉइंट पे आपकी मूवी एंड होती है, बाजीराव मस्तानी वाली, उस पॉइंट के बाद से कभी भी मराठा एम्पायर के जो ड्रीम्स थे पूरे इंडिया, पैन इंडिया एम्पायर बनने के, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो क्या फैक्टर थे कि मराठा एम्पायर जिसके पास सारी चीजें थी, जनरल थे, एरिया था, पैसा था, एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, सब कुछ था, बट उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो भी मसाले चाहिए आपको, देखिए खाना बनाने के लिए कुछ भी, फॉर इंस्टेंस आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, उसके अलावा शुगर चाहिए, टी लीव्स चाहिए एंड गैस चाहिए। ये पांचों चीजें होने के बावजूद भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी चाय खराब बने। तो ऐसा ही मराठास के साथ हुआ। सब कुछ होने के बावजूद भी मराठा एम्पायर रूल नहीं कर पाए। 7 साल 10 साल के बाद मराठा एम्पायर बहुत वीक हो गए। अब डिस्कस करते हैं लेटर मुगल्स के बारे में। मराठास में आपको क्लियरिटी है, पेशवास रूल कर रहे हैं एज इंपॉर्टेंट रूलर्स। लेटर मुगल्स की बात करते हैं, स्ट्रेट आफ्टर औरंगजेब। इस मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये औरंगजेब के टाइम बाद का मैप है। तो इस टाइम पीरियड में औरंगजेब भले ही रूल कर रहे थे 1707 तक, बट बहुत सारे एरिया में स्ट्रॉन्ग वॉइस रॉय थे, गवर्नर्स थे। जैसे इस एरिया के कोई गवर्नर होंगे, निजामुल मुल्क मान लीजिए, इस एरिया के दूसरे कोई गवर्नर होंगे, थर्ड एरिया के कोई और गवर्नर्स होंगे। तो मुगल एम्परर औरंगजेब वाज रूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ पावरफुल जो वॉइस रॉय थे, गवर्नर्स थे, उन्हीं की पावर के बेसिस पे आपके औरंगजेब रूल कर रहे थे। औरंगजेब के अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे जो भी उनके वॉइसरॉयज थे, नॉवेल्स थे, उनको अपने साथ इकट्ठा करके रखे। बट जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, जो बाइंडिंग फोर्स थी, जो वो धागा था जो सबको बांध के रखता था, वो टूट गया। जैसे आप लोगों ने माला देखी होगी, मोती वाली माला जो होती है, जो गले में माला पहनते हैं, तो एक जो थ्रेड होता है जो सबको जोड़ के रखता है, तो वो जो थ्रेड था यहाँ पे इस केस में औरंगजेब था। जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुआ, वो जो माला के अंदर सारे मोती बिखर गए, इन ये अपने आप को पावरफुल मानने लग गए, दूसरे जनरल अपने आप को पावरफुल मानने लग गए, तो एक क्लैश की सिचुएशन आ गई। जो स्टेबल चल रहा था मुगल एम्पायर, उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट आ गए, एंड सब अपने आप को ज्यादा पावरफुल और केपेबल मान के पावर पे क्लेम करने लग गए। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। लेटर मुगल्स की बात करते हैं। लेटर मुगल्स औरंगजेब के बाद डिसइंटीग्रेट करने लग गए। सबसे पहली जो लड़ाई हुई, औरंगजेब के 3 सन के अंदर लड़ाई हुई। 3 सन्स थे, आपस में लड़े। इन सन्स की लड़ाई में जो जीत के आए वो थे बहादुर शाह। मुगल एम्पायर को अगर हम ग्राफ के वाइज प्लॉट करने की कोशिश करें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आपके बाबर, देखिए बाबर के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। राइज ऑफ राजपुताना, राजपुताना का जो पोर्शन है हमने मिडिवल हिस्ट्री में डिस्कस किया था, पृथ्वीराज चौहान वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा बहुत सारा हमने पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर कोई पोर्शन रह गया होगा तो डिस्कस कर लेंगे। राजपुताना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
राजपूत इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते थे आपके मॉडर्न इंडिया के टाइम पे। तो देखिए, आप अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, ये टाइमलाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं 1526 से लगभग आप शाहजहां के टाइम पीरियड की बात करें 1658 तक लगभग हाई राइज गया है। देन औरंगजेब के टाइम पे हल्का फुल्का डाउनफॉल चालू था, बट स्टिल स्टेबल था ऐसे 1707 तक। बट आफ्टर औरंगजेब ये डाउन फ्री फॉल हुआ एकदम ऐसे करके। सो मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सब के टाइम पे राइज हो रहा था। अकबर के टाइम, औरंगजेब के टाइम पे ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहा, बट थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप आने लग गया। बट औरंगजेब के बाद 1707 से लेके 1764 तक बहुत बुरा डाउनफॉल हुआ है। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, एक्सेप्ट लास्ट में एक 1857 में थोड़ा सा प्रेजेंस दिखती है आपको मुगल एम्पायर की। सो ये ग्राफ है जिसके अकॉर्डिंग आप पूरा मुगल एम्पायर को डिस्कस कर सकते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुगल एम्पायर की जर्नी बताइए, तो आप इस तरीके का मैप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, ये फैक्चुअली कहीं आपको मिलेगा नहीं, बट ये आपकी क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो कई बार आप शॉर्ट स्पेस में बहुत सारी चीजें जब बताना चाहते हैं, तो इस तरीके के मैप्स, ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। बट वो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो उनका फैक्ट करेक्ट होने चाहिए बस। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया आफ्टर दिस पीरियड। उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे। 1803, देखिए 1707 से 1803 के बीच में 100 साल के अंदर पूरा ब्रिटिश एम्पायर ने इसको कैप्चर कर लिया, इस पूरे एरिया को। लेटर मुगल्स 1707 के बाद के जितने भी मुगल्स हैं उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। लेटर मुगल्स अपने आप में बहुत ज्यादा वीक थे। वीक होने की वजह से मैंने बताया कि सालों कह रहे मैं पबजी खेलता हूँ, नहीं पबजी नहीं खेलता मैं, लेकिन थोड़ा पता है कि पबजी में एक्चुअल में जो कॉमन टर्म्स होते हैं ना आजकल यूज करने के लिए, देखिए अब वही वजह है कि मैंने वो यूज इसलिए किया था ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। मैं पबजी नहीं खेलता। ये जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको पूरा एम्पायर बहुत सारे पावरफुल जनरल के बेसिस पे चल रहा था। लेटर मुगल के टाइम पे वो जनरल्स ने इंडिपेंडेंस अनाउंस की एंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स बहुत सारी राइज हुई, जो ऑटोनोमस स्टेट राइज हुए। ये वही स्टेट्स हैं, जैसे ही औरंगजेब गए सबने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। 1724 में हैदराबाद ने चालू किया ये सिलसिला, एंड हल्के हल्के बंगाल, अवध, कर्नाटक सब ने इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दी। लेटर मुगल्स में चार आपके राजा हैं। सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह, देन जहांदर शाह, देन फारूक शाह सैयद ब्रदर्स, एंड देन मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह औरंगजेब के सन थे, देन जहांदर शाह, फारूक शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही जो ये फ्रेगमेंटेशन है, ये जो पीसेस में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ है। हैदराबाद इन्हीं के टाइम पे डिवाइड हुआ, बंगाल इन्हीं के टाइम पे गया, अवध इन्हीं के टाइम पे अलग हुआ, मैसूर इन्हीं के टाइम पे अलग हुआ। तो ये जो नीचे वाली पावर्स हैं या फार ऑफ प्लेसेस वाली पावर्स हैं, इन सब ने अपनी इंडिपेंडेंस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे अनाउंस की है। एंड इसलिए भी क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला प्रॉपर, जो ऐसे नहीं कहते हैं कि नशे, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, वुमनाइजर, सारी जो बैड क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी मोहम्मद शाह रंगीला पे थी। राजा की गद्दी को छोड़ के बाकी हर एक चीज पे उनका ध्यान रहता था। डांस देखना बहुत पसंद था, आइटम सॉन्ग्स वगैरह बहुत उनको पसंद थे। तो इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे सारी जो भी इंडिपेंडेंट या जो भी कैपेबल लोग थे उन सब ने सोचा कि मुगल एम्पायर अब डेस्टिन्ड है, उसको खत्म ही होना है, इससे बेटर है अपना इंडिपेंडेंट एरिया निकाला जाए और उस पे रूल किया जाए।
सो फर्स्ट रूलर हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, औरंगजेब के सन थे, एंड जब इन्होंने थ्रोन पे आए तो इनकी एज थी 65 ईयर्स। 65 ईयर की उम्र के आदमी के पास गद्दी आ गई है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितनी पैशन होगा पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट करने का। बट आयरॉनिकली बहादुर शाह अपनी एज के बावजूद भी ही ट्राइड की कोशिश किया जाए कि पूरे एम्पायर को साथ में रखा जाए। देखिए, लास्ट मुगल रूलर्स की जो सीरीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। मेजर आपके जो सवाल है उसका आंसर मैं कल दूंगा। भले ही हम लेटर मुगल कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में थे तो मुगल सी, उसी फैमिली को, उसी को बिलोंग करते थे। सो बहादुर शाह को लेटर मुगल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहादुर शाह के बाद यहाँ पे किंग मेकर का दौर आ जाता है। उसको हम कल डिस्कस करेंगे कि बहादुर शाह ही क्यों लास्ट किंग बोले जाते हैं। सो बहादुर शाह 65 ईयर के उम्र में राइन पे आते हैं, गद्दी पे आते हैं। औरंगजेब की पॉलिसी थी, औरंगजेब ने सबसे दुश्मनी मोल ले रखी थी। औरंगजेब से परेशान थे आपके मराठास, औरंगजेब से परेशान थे आपके राजपूत, औरंगजेब से आपसे आपके परेशान थे सिक्स। सबसे टसल, सबसे लड़ाई ले रखी थी औरंगजेब ने। एंड बहादुर शाह ने सोचा कि सारी पॉलिसी को रिवर्स करके देखते हैं, क्या पता सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। तो सिचुएशन को नॉर्मल और स्टेबलाइज करने के लिए बहादुर शाह ने एकदम अपोजिट पॉलिसी अपनाई जो कि औरंगजेब अपनाता था। कह सकते हैं तालो की औरंगजेब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। देखिए, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब ये है कि एट एनी कॉस्ट जो एक्सपेंड करते हैं ना, जो तलवार की भाषा समझते हैं, वो ब्लड एंड आयरन वाली हो गई। जैसे हमने बलबन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा जो टर्म यूज किया जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, वो बलबन के साथ यूज किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर एमसीक्यू है और ऑप्शन बलबन दिया है तो आपको बलबन टिक करना है। बट औरंगजेब भी कंसोलिडेट करने के ऊपर फोकस नहीं करता था, कॉन्क्वायर करने के ऊपर फोकस करता था कि एट एनी कॉस्ट आपको कॉन्क्वायर करना है। आप उनके पूरे रायन देख लीजिए, उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी औरंगजेब ने, कि औरंगजेब ने किसी को ऑटोनॉमी नहीं दी, किसी को अथॉरिटी नहीं दी। औरंगजेब मराठास के साथ भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, राजपूत के साथ भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सिख्स के साथ भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपकी पूरी फोर्स, पूरे रिसोर्सेज, देखिए जंग लड़ने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। तो रशिया एंड यूक्रेन के वॉर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स होता है इंपॉर्टेंट, एंड उसके अलावा फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी है। यूक्रेन से बहुत ज्यादा पावरफुल है रशिया दोनों चीजों में। इसलिए सबको पता है कि रशिया ने जीत ही जाना है, ठीक है। सो औरंगजेब की सारी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया बहादुर शाह ने? तालो, आपको आपका डाउट क्लियर है कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसको कहते हैं? कोई डाउट है तालो तो उसको बता दीजिए, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि राजपूत को उनकी अथॉरिटी ग्रांट कर दी, मराठास को बोला कि आप अपने एरिया में रूल करिए, ठीक है। उसके बाद सिख को भी बोला कि हमको आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के साथ भी सेटलमेंट कर देते हैं। सो इट्स लाइक कि देखिए, फॉर इंस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर राजा को एक रास्ते पे चलने पे नुकसान हुआ, औरंगजेब को, तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि दूसरा पर्सन जो भी आएगा वो इस रास्ते के जस्ट अपोजिट चलने की कोशिश करेगा। सो बहादुर शाह की पॉलिसी टोटली अपोजिट थी औरंगजेब से। इनका लेकिन एट द एंड कुछ इश्यूज की वजह से वापस सिक्स के साथ पंजाब वाले एरिया में टसल चालू हो जाता है, एंड 5 साल के अंदर इनकी डेथ हो जाती है।
इन 5 साल के अंदर ये भले ही बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते इन सारी चीज़ों में, इन सारे एफर्ट्स में। एट द एंड 1712 में 707 में जो चीज़ हुई, वही चीज़ अगेन रिपीट हुई 1712 में। औरंगज़ेब की डेथ के बाद सिविल वॉर हुआ एंड बहादुर शाह की डेथ के बाद अगेन सिविल वॉर हुआ। क्योंकि कोई डिसाइडेड रूलर नहीं है कि कौन नेक्स्ट किंग बनेगा। सो बहादुर शाह के बाद एक एरा ऑफ किंग मेकर्स आता है। जैसे हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि मराठा में एक टाइम के बाद पेशवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं, वैसे ही मुगल्स में भी किंग मेकर का दौर आ जाता है, क्योंकि किंग वीक हो गए हैं। किंग वीक हो गए हैं, तो इसलिए क्या होता था इस दौर में, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि फॉर इंस्टेंस मैं इस एरिया का जनरल हूं एंड बहादुर शाह के लीगल, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि बहादुर शाह के जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें आप 3 रूलर मान लीजिए। एक सिंपल एग्जांपल है, रियलिटी नहीं है। एक मान लीजिए एक्स, एक मान लीजिए वाई, एक मान लीजिए जेड। तीनों अपने आप में ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो वो सब लोग कोशिश करेंगे कितने ज्यादा से ज्यादा जनरल्स या लोकल रूलर्स की सपोर्ट ले सके। तो ऐसे ही करके हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये पूरे एम्पायर में 10 से 15 इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं। फॉर इंस्टेंस 7 से 8 ने सपोर्ट कर दिया एक्स को, बाकी तीन चार वाई और जेड को सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जनरल जिसके पास ज्यादा होते थे वो किंग बन जाता था। तो ये ग्रुप ऑफ जनरल, या इनमें से भी किस जनरल के पास बाइंडिंग पावर है, कि फॉर इंस्टेंस इस जनरल ने बोला कि आप सब इकट्ठे हो जाइए, तो ये सारे जनरल डिसाइड करने लग गए थे कि कौन राजा बनेगा। इसलिए इस पूरे एरा को एरा ऑफ किंग मेकर्स कहते हैं। यानी किंग की रेलेवेंस कम है, किंग मेकर्स की रेलेवेंस ज्यादा है। ये जनरल डिसाइड कर रहे हैं कौन राजा बन रहा है। सो बहादुर शाह के बाद जो सेकंड रोलर इंपॉर्टेंट आते हैं, वो आते हैं आपके जहांदर शाह। पर जहांदर शाह को लाने वाले जो जनरल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका नाम था जुल्फिकार खान। अब आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, इसके अलावा इस पूरे पार्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। सो जहांदर शाह 1 साल तक ही रूल करते हैं एंड उनको लाने वाले जो नोबल थे, उनका नाम था जुल्फिकर खान, जो सबसे पावरफुल उस टाइम के नोबल थे। एज सच जहांदर शाह का ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो सारी पावर जुल्फिकर खान के हाथ में आ गई थी। देखिए, कई बार जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशन या अपनी किस फैमिली में बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनको सारी पावर मिल जाती है। बट क्या वो एक्चुअली उस पावर के कैपेबल होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होते। आप देखिए, किसी भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल ले लीजिए, आज की डेट में उन पार्टीज को जो लोग चला रहे हैं, जिन लोगों ने बनाई थी, फॉर एग्जांपल किसी बड़े लीडर ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो नेक्स्ट जनरेशन जरूरी नहीं है कि वो इस कैपेबल हो कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को आगे ले जा सके। तो इस केस में वो लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं। जो लोगों को हायर किया जाता है वो, जो जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ये सारे व्यूज सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कांग्रेस समझ, कांग्रेस के पीक दिन चले गए, अब राहुल गांधी कांग्रेस के हेड है एक तरीके से मान के चलते हैं। तो राहुल गांधी को भी चलाने के लिए बहुत सारी टीम है, जो उनको सब कुछ डिसाइड करके देती है कि राहुल गांधी को क्या बोलना है, क्या ट्वीट करना है, किस मुद्दे पे वोकल होना है, किस मुद्दे पे वोकल नहीं होना है। तो सेम एज इट इज, ये सारे जो टीम वाले रोल हैं, वही सारे रोल प्ले कर रहे थे जुल्फिकर खान। सारी चीजें वो डिसाइड कर रहे थे, किसके साथ रिलेशन रखना है, किसके साथ रिलेशन नहीं रखना है, ये सब डिसाइड कर रहे थे जुल्फिकर खान। जैसे उन्होंने मारवाड़ और अंबर को सेटिस्फाई कर दिया, यानी राजपूत को फिर से इन्होंने भी खुश कर दिया, मराठास को भी खुश कर दिया। मराठास के जो भी इशू थे उनको रिजॉल्व कर दिया कि आप अपने एरिया में राज करिए,
हमको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आपका एरिया नहीं चाहिए, आप अपने एरिया में रूल करते रहिए। उसके अलावा आफ्टर जहांदर शाह नेक्स्ट रूलर जो आपके आते हैं वो आते हैं फारूक सियार। सो इसको आज यहीं पे फिनिश करते हैं। आपके दो रूलर्स के बारे में हमने पढ़ लिए, बहादुर शाह एंड सेकंड रूलर जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है जहांदर शाह। दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट रिवीजन आप कर लीजिए। देखिए कोई भी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इनके बारे में, बस इतना आपको समझना है कि औरंगजेब से जस्ट अपोजिट पॉलिसीज थी एंड बहादुर शाह का सिर्फ सिक्स के साथ टसल था, बाकी सबको उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी थी। सेम जहांदर शाह का सबको ऑटोनॉमी दे दी थी एंड इनका ऐसा टसल किसी के साथ नहीं था, छोटे मोटे टसल चलते रहते थे, बाकी सबको ऑटोनॉमी दे दी थी। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? सारे प्लेयर्स क्लियर हो गए आपके? कौन कौन से प्लेयर्स थे? कोई डाउट है पूछ लीजिए। सो कल हम बाकी जो लेटर मुगल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आपके। अभी हम मुगल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। इक्ता और इजराहा सेम नहीं है, यहाँ रेवेन्यू फार्मिंग है। देखिए रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब ये है, इक्तादारी सिस्टम में आप किसी भी ऑफिसर को दे देते थे, रेवेन्यू फार्मिंग में आपने टोटल पर्पस रेवेन्यू निकालना है, टैक्स ज्यादा से ज्यादा कैसे कलेक्ट किया जा सके। दोनों में फर्क है, इजराहा और रेवेन्यू में कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या फर्क है इजराहा और रेवेन्यू फार्मिंग में। ठीक है, तो कल हम यहाँ से इजराहा वर्सेस और रेवेन्यू फार्मिंग इसमें क्या फर्क है, उसके अलावा जितना पोर्शन अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर 5 to 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इनिशियली। कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। देखिए 2 मिनट आप लोगों को मैं और लूंगा। अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया क्लियर है, एक्सट्रीमली क्लियर है, तो आप मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन, लगभग 60% आप इस आसानी से क्रैक कर पाएंगे। कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, कोई बी ग्रेड का ले लीजिए या ए ग्रेड का पीसीएस का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न इंडिया। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना है। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। कल सेम टाइम या जो भी टाइम होगा आपको शेड्यूल टाइम बता दिया जाएगा और बाकी सारे प्लेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में हमने एस तालो ने बोला कि किसी ना किसी को तो विनर विनर चिकन डिनर घोषित करना ही है, तो जिताएंगे किसी को और उसके बाद उसको खिलाएंगे चिकन। ओके, एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। बाय बाय।